मैं उससे पूरे 8 साल से प्यार करती थी और इतने सालों बाद बड़ों के दबाव में आकर आखिर उसने सगाई के लिए हाँ कह दी। पर किस्मत देखो, सगाई से एक दिन पहले ही उसकी पुरानी मोहब्बत वापस आ गई। जब उस लड़की ने पूछा, क्या तुम इससे प्यार करते हो, तो मैंने उसकी आवाज़ में जो ठंडापन सुना उसमें ज़रा भी इमोशन नहीं था। नहीं, मैं ऐसे चालबाज लड़के से प्यार कैसे कर सकती हूँ। मैं अंधेरे कोने में बैठी रही, मेरा बदन सुन्न होकर ठंडा पड़ गया। उस पल मैंने एक फैसला कर लिया, जो दिल मेरे लिए गर्म नहीं, मैं उसके पीछे नहीं भागूंगी। जो औरत मुझसे प्यार नहीं करती, चलो हम सगाई कैंसिल कर देते हैं। लियो रियान ने जब अचानक मुझे सामने देखा तो उसका पूरा बदन जकड़ गया, जैसे सीने पर कोई बड़ा पहाड़ रख दिया हो। दिल कस गया, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। उसकी आवाज़ भर्रा गई। उदास आंखों से मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसे मेरी बात समझ ही नहीं आई। मैं शांत चेहरे से खुद ही बोलती गई, बाबा वाली बात की टेंशन मत लो, मैं खुद बात करूंगी, उन्हें मना लूंगी। उसकी पुरानी मोहब्बत मेरे आने से थोड़ी खुश हुई थी, पर जब उसने उस लड़की का एक्सप्रेशन देखा, तुरंत उसकी आंखों में कुछ साफ हो गया। वो बचपन से उसे जानता था, उसकी छोटी छोटी आदतें भी जानता था। उस लड़की की कांपती हुई छोटी अंगुली देखकर उसका दिल बैठ गया। इतने सालों में पहली बार वो घबराया हुआ था। उसने उसे कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। बहुत छोटी थी जब वो अपनी असली फीलिंग्स छुपा नहीं पाती थी। सिर्फ तब एक दो बार ऐसा देखा था। और अब मेरी बातों की वजह से वो घबरा रही थी। उस लड़की ने मुट्ठी कस ली, गले का स्कार्फ खींच दिया ताकि सांस ले सके। तो मैं आखिरी मौका दे रही हूँ, अपनी बात वापस ले लो, मैं समझ लूंगी, कुछ सुना ही नहीं। मैंने नज़र उठाई और ठंडे लहजे में उसकी बात काट दी। मुझे ज़रूरत नहीं लगती। उस लड़की की आंखें फौरन सख्त हो गई। मैं घूमा और उसके बगल में खड़ी पुरानी मोहब्बत को देखने लगा। मैंने एक ही लफ्ज़ साफ बोला, जैसे किसी भारी बोझ को उतार दिया हो। पहले से ही हैंडसम चेहरा और भी सख्त हो गया। आंखों में राहत सी थी। पर उसकी बात सुनकर उसकी आंखें फौरन भर आईं। वो भाग कर आई, मेरी कलाई पकड़ ली, होंठ काटते हुए बोली, अब तो जो चाहिए था मिल गया ना लिन फेंग। आखिर ये सब क्या नाटक है? कलाई पर दर्द हो रहा था, मैंने माथे पर सिलवटें डालकर ठंडे से कहा, पहले हाथ छोड़ो। और हाँ, तुम मेरे बहुत पास खड़ी हो, उसकी परफ्यूम की खुशबू आ रही है, मुझे उल्टी आ रही है। लियू रियान की आंखें भर आईं। अनजाने में उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने नजर उठाकर उसे देखा। तुमने ही कहा था कि तुम मुझसे सगाई नहीं चाहती। तुम जिससे प्यार करती हो वो फांग युआन है। लियू घर के दामाद की कुर्सी तो सिर्फ उसके लिए है। अब मैं हट रहा हूँ, यही तो चाहती थी ना? मुझे ऐसे मत देखो, खुश हो जाना, यही तो बरसों से मांग रही थी। फिर मैं मुड़ा और झोऊ ये से कहा, शाओ ये, चलो चलते हैं। झोऊ ये ने मुझे देखा, हाथ उठाकर मेरे कंधे पर थपकी दी, चलो चलते हैं। पैर उठाते उठाते वो रुक गया। मुड़कर अब भी रोही लियो रियान को देखते हुए बोला, लियो रियान, हमने तुम्हारा पीछा नहीं किया था, पर फांग युआन के बर्थडे के लिए जो धूम धड़ाका तुमने किया, उससे तो पूरे शहर के कुत्ते भी जान गए होंगे। पूरा होटल बुक करके, आसमान भर पटाखे जलाकर, अपने मंगेतर को भूलकर उसकी कोई खबर ही नहीं ली। तुम्हारी मोहब्बत तो वाकई कमाल की है। शाओ ये लो, इनके प्यार में डिस्टर्ब नहीं करते। मैंने थोड़ा सोच कर शांति से कहा। दोनों दूर जाते रहे, बीच में एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो लोग दूर निकल गए, फांग युआन ने लियू रियान का बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर डरते डरते कहा, रियान, क्यों ना तुम पीछे जाकर समझा दो। मुझे नहीं पता था आज तुम्हारी सगाई है। मैंने ज़बरदस्ती तुमसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहा था। पटाखे भी मेरे ही घर में जलाए थे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसका चेहरा शर्म से भरा, आवाज़ धीमी थी। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दो, ये सब मेरी गलती है। लियो रियान के मन में पहले से ही उलझन थी। उसकी बात सुनकर उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। ठंडी हंसी हंसी, वो तो उस साल भी सिर्फ मेरे प्यार के सहारे ऐसा कर बैठा था। इतने साल बीत गए, ना तो सुधरा, ना ही शर्मिंदा हुआ, बल्कि अब धमकाना भी सीख गया है। उसके पीछे जाकर क्या फायदा? वो गुस्से में भरा हुआ था। फांग युआन की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो गाड़ी में बैठो, मैं घर छोड़ देता हूँ। वो खुद को यकीन दिला रहा था, मैं सच में उसके साथ सगाई कैंसिल कर ही दूंगा। लियो रियान को अपनी वो पुरानी डायरी याद आई जो उसने उस साल देखी थी। उसकी आंखें थोड़ी ढीली हुई। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? होटल से निकलकर मैंने जो ये को कहा कि मुझे लियो घर छोड़ दे। जो ये थोड़ा चौंका, तुम वापस जाओगे? हाँ, ज़रूर जाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर, आंखों में ठंडापन भरा, वापस जाकर सामान पैक करूंगा। लियू रुयान से पूरी तरह रिश्ता तोड़ दूंगा। लियू घर के गेट पर पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी। कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जैसे ही मैं घर में घुसा, ड्राइंग रूम की लाइट तेजी से जल उठी। आंखें थोड़ी नीच कर तेज रोशनी के अनुकूल होने के बाद देखा कि सोफे पर बैठा शख्स लियू टियान था। लियू टियान साफ था कि किसी का इंतजार कर रहा था, और मुझे लगा कि वो जिसका इंतजार कर रहा था वो मैं ही हूं। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ चल दिया। लियू टियान फौरन खड़ा होकर मेरा रास्ता रोक दिया। लिन फेंग, तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या? मैंने ठंडी नजर से देखा। हम दोनों के बीच क्या बात करने को बचा है? मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरी और तुम्हारी कोई कॉमन बात है। लियू टियान ने दांत कस लिए। लिन फेंग, तुम्हारी शर्म कैसे इतनी मोटी हो गई है? जानते हुए भी कि मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं करती, जानते हुए भी कि उसे फांग युआन भाई पसंद है, फिर भी लियू घर में टिके हो, किसी और की जगह कब्जा करके बैठे हो, थोड़ी शर्म तो करो। मैंने धीरे से अपनी पलकें उठाई। लियू टियान, ये मेरी और तुम्हारी बहन की बात है। तुम एक साले होकर दूसरों के घर के मामलों में टांग क्यों अड़ा रहे हो?
तुम्हें पता भी है तुम कितने इरिटेटिंग हो। मेरी सीधी बात ने लियू टियान को सन्न कर दिया। आंखें चौड़ी कर बोला, तुम कह रहे हो मैं इरिटेटिंग हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने ठंडी हंसी हंसी। पहले तुम्हारी बहन का ख्याल रखकर मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था। लियो टियान गुस्से से तुमतुमा गया। आंखें लाल हो गईं। तुम ही असली बेकार इंसान हो। कम से कम मैं लियो घर का बंदा हूँ, तुम तो बाहरी भिखारी। मेरे लियो घर का खाना खाते हो, मेरे लियो घर का इस्तेमाल करते हो। तुम ही असली बस। मैंने उसकी बात काट दी। नज़र में मजाक भरा था। ये बातें तो तुमने मुझे सालों से याद दिलाई हैं, बताने की जरूरत नहीं। मैं एक एक चीज़ हिसाब में रखता हूँ। लियो घर का जो भी कर्ज है मैं चुका दूंगा। पर रही बात तुम्हारी, तुम सचमुच एक बेकार इंसान हो। बात पूरी करके मैंने उसे नज़रअंदाज किया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। फिर रुककर वार्डरोब की तरफ बढ़ा। बड़ा सा वार्डरोब, लगभग पूरी दीवार भर चुका था। मैं बेहोश होकर एक एक कपड़ा देखता गया। दिल धीरे धीरे ठंडा होता गया। पहले कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, पर लियू रियान की बात सुनने के बाद इन कपड़ों को देखकर लगा जैसे हर एक कपड़ा मेरा दिल जला रहा हो। ये सब लियू रियान ने मेरे लिए खरीदे थे। जब ब्रांड वाले लोग ये कपड़े बेचते थे तो कहते थे कि उसने खुद एक एक चीज़ चुनी है। तब मेरा दिल खुशी से भर जाता था। सोचता था कि वो बस जबान से सख्त है, दिल से मेरी परवाह करती है। तब मैं कितना असल में 5 साल पहले से ही लियू रियान मुझे सिर्फ फांग युआन का बदल समझती थी। शायद वो बार जब बिस्तर पे फांग युआन का नाम चिल्लाया था, वो सच में सीरियस था। ये सोचकर कि वो हर रात मुझे फांग युआन समझकर खुद से लिपटी रहती थी, पेट में तेज उल्टी जैसा एहसास उभरा। वार्डरोब का दरवाजा तेजी से बंद किया। कमरे में एक चक्कर लगाकर अपने सारे निशान साफ कर दिए। आखिर में सिर्फ एक छोटा सूटकेस ही पैक हो पाया। कितना बेबस लगा। पूरे 8 साल लियो घर में रहा और सिर्फ इतनी ही चीजें मेरी अपनी थीं। बेडरूम साफ करने के बाद सीधा अपने आर्ट रूम गया। दरवाजा खोलकर स्टोरेज कैबिनेट की तरफ बढ़ा। जैसे कैबिनेट खोला, कागजों का एक ढेर फिसल आया। अंदर 800 से ज्यादा पेंटिंग शीट थी। हर एक पर लियो रियान की पेंटिंग थी। अलग अलग एक्सप्रेशन, अलग अलग पोज, एक से बढ़कर एक बारीक काम। मैंने जो पहली पोर्ट्रेट बनाई थी वो भी लियो रियान की ही थी। सबसे ज्यादा भी उसी की बनाई थी। आंखें बंद करके भी मैं लियो रियान का चेहरा बना सकता था। ये इंसान मेरी हड्डियों में बस गया था। मैंने दांत कसकर सारी पेंटिंग्स निकाली, कैंची ढूंढी और एक एक तस्वीर को फाड़ डाला। सिर्फ इन तस्वीरों को फाड़ने में ही मुझे 1 घंटे से ज्यादा लग गया। उठा तो चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, नजर धुंधली थी। मैंने आंसू पोंछे, कैबिनेट के सबसे अंदर एक पुरानी सी डायरी ली। इस डायरी में मेरी सारी जवानी की बातें लिखी थीं, वो बातें जो मैं कह नहीं पाया था। मुझे नहीं पता लियो रियान ने कब ये डायरी पढ़ी थी, पर 5 साल पहले जब उसने इस बात का खुलासा किया था, उसके बाद मैंने ये डायरी फिर कभी नहीं खोली। अब ठंडी नज़र से मैंने फिर से कैंची उठाई, एक भी पन्ना नहीं छोड़ा। जब होश आया, साफ सुथरा आर्ट रूम कागज़ के टुकड़ों से भर गया था, तारों में उलझे हुए, बिल्कुल मेरे दिल जैसे टूटे हुए। फिर से कमरे में आकर हल्का फ्रेश हुआ और बिस्तर पर लेट गया। अचानक फ़ोन में एक मैसेज दिखा। नंबर एक अनजान सा सीरीज था, पर कंटेंट देखकर ही समझ गया किसने भेजा है। फांग युआन। ये नंबर पक्का फांग युआन का था। मैसेज में लिखा था, लिन फेंग भूल गया बताना, कल रात लियो रुयान लियो घर नहीं लौटी, वो मेरे साथ थी। और हाँ, मानो या न मानो, आज रात भी वो मेरे यहाँ ही रुकेगी। मैसेज भेजने का टाइम वही था जब मैं लियू घर लौट रहा था। तब मैं बेख्याल था, इस मैसेज पर ध्यान ही नहीं गया। और अब तो वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं। लियू रुयान सच में नहीं लौटी थी। मैं तो पहले से ही उससे कोई उम्मीद नहीं रखता था। लियू रुयान का वीचैट ढूंढा, दोनों की चैट देखी। आखिरी मैसेज मेरी सूट वाली फोटो थी। बेवकूफ़ी से पूछा था अच्छा लग रहा हूँ। लियू रियान का कोई जवाब नहीं आया था। जब जवाब नहीं आना है तो हमेशा के लिए ही ना आए। मैंने उसका सारा कांटेक्ट डिलीट और ब्लॉक कर दिया। आखिर में अपने वीबो के सेकंड अकाउंट पर लॉगिन किया। लियू रियान का वीबो नहीं था, इसलिए वहां थोड़ा खुलकर बात कर पाता था। फिर भी डर के मारे उसका नाम तक नहीं लेता था, सिर्फ लियू मिस लिखता था। उस वीबो में मेरे लियू रियान को पसंद करने का पूरा सफर लिखा था। हर बार बस मेरी एक तरफा कोशिश, कभी कोई जवाब नहीं मिला। पर पहले मैं इन्हीं बातों को रखकर भी खुश था। लियू रियान शराब ज्यादा पीती थी, पेट कमजोर था और खाने में नखरे थे। मैंने बहुत रिसर्च करके पेट के लिए हेल्दी खाना बनाना सीखा। धीरे धीरे उसकी देखभाल करता था, सिर्फ इसलिए कि लियू रियान मुझे एक मुस्कान दे दे या एक छोटी सी परवाह दिखा दे, मैं खुशी से भर जाता था। हर लाइन में बस खुशी ही खुशी। मैं आंखें लाल करके एक एक पोस्ट पढ़ता गया। खुद पर हंसी आ गई। वो कहावत है ना, जो कुत्ता हमेशा पूंछ हिलाता है, आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता। मैं कितना बेवकूफ़ था। पहले वाला मैं सच में बहुत बेवकूफ़ था। मैं हंसते हंसते रोने लगा। हाथ कांपते हुए एक एक पोस्ट डिलीट करता गया। पूरे 8 साल के हजारों पोस्ट, हर एक लियू रुयान से जुड़ी थी। प्यार किसी एक की अकेली कहानी नहीं होता। ये नहीं होता कि तुम मेहनत करो तो रिजल्ट मिल ही जाए। मैंने 8 साल इस दिल को दबाकर रखा, कोई गर्माहट नहीं मिली। असल में ये लियू रुयान की बेरुखी नहीं थी, बस सही इंसान नहीं था मैं। देखो, फांग युआन अलग है। उसे आसानी से उसका प्यार मिल जाता है, सही और सच्चा। पता नहीं कितना टाइम बीता, देखा तो आखिरी पोस्ट ही बची थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी की किस्मत बस तुमसे मिलने के लिए लगा चुका हूँ। आंखें बंद की तो दिल में बस एक खालीपन था।
अगर वक्त वापस मिले तो शायद मैं लियो रियान से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहूंगा। मैंने ये पोस्ट डिलीट करने का फाइनल किया। पॉपअप वाली विंडो देखकर बिना किसी हिचक के कंफर्म पर क्लिक कर दिया। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। सॉन्ग वॉनरो एक फोन कॉल से जग गई। उठाते ही लियो रियान की आवाज़ सुनकर एक पल में नींद उड़ गई। रुयान दीदी, इतनी सुबह सुबह फोन किया, क्या बात है? वो जम्हाई लेते हुए बिस्तर से उठ बैठी। उधर लियो रुयान की आवाज़ थकी हुई भर्राई हुई थी। मेरे लिए कपड़े लेकर आओ, एड्रेस ये है। उसने एक पूरा पता बताया। सॉन्ग वॉनरो की उंगलियां रुक गईं। अगर उसे ठीक याद है तो वो एक हाई क्लास अपार्टमेंट था और वो लियो रुयान को सालों से जानती थी, उसके सारे ठिकाने जानती थी, पर वहां वो कभी नहीं रही थी। जल्दी आओ, लियो रुयान ने कहकर फोन काट दिया। सॉन्ग वॉनरो मजबूरी में उठ गई। दोनों की बॉडी साइज लगभग एक जैसी थी। उसने अपने एक नए कपड़े उठाए और कार ड्राइव करके उस एड्रेस की तरफ निकल गई। पहुंचकर डोरबेल बजाई। दरवाज़ा लियो रुयान ने खोला। वो सफ़ेद बाथरोब में थी। चेहरा अब भी बहुत सुंदर था, पर एक्सप्रेशन ठंडा था। उसकी ठंडी सफ़ेद स्किन पर आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। इससे उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी और बेचैनी झलक रही थी। रुयान दीदी, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? परसों रात ऑफिस में ओवर टाइम था, रात भर काम किया, फिर कल रात भी सोई नहीं। सॉन्ग वॉनरो ने कपड़े उसे थमाए, थोड़ी चिंता से बोली, तुम ऐसे नहीं चल सकता। इतनी ओवर टाइम लेती रहोगी तो लोहे का भी बदन टूट जाएगा। बात बीच में रुक गई। उसने अजीब नज़रों से लियो रियान के पीछे खड़े शख्स को देखा। वो फांग युआन था। उसने सही देखा था। और रियान दीदी फांग युआन के साथ क्यों है? पूरी रात एक कमरे में दो लोग। सॉन्ग वानरो हिम्मत करके नहीं बोली। वानरो, मेरे पास रियान के पहनने लायक कपड़े नहीं थे। सुबह सुबह तुम्हें तकलीफ दी, सॉरी। आओ अंदर बैठो। फांग युआन सॉफ्ट कलर के घर के कपड़ों में घर के मालिक जैसे अंदाज में गर्मजोशी से सॉन्ग वॉनरो को अंदर बुलाने लगा। सॉन्ग वॉनरो बदन कड़ा करके दरवाजे पर ही खड़ी रही, हल्के से पीछे हटी, आवाज रुखी सी। नहीं चाहिए, मैं दरवाजे पर ही रुयान दीदी का इंतजार करूंगी। उसका दिमाग थोड़ा घूम रहा था। कल ही तो रुयान दीदी और मेरी सगाई थी, फिर रुयान दीदी फांग युआन के साथ कैसे? क्या उनका पुराना अफेयर फिर शुरू हो गया? मुझे सोचकर कि इन 8 सालों में मेरा लियो रुयान के लिए जो भी किया, और फिर ये अभी का सीन देखकर सॉन्ग वॉनरो का दिल भारी हो गया। कुछ मिनट बाद लियो रुयान कपड़े बदलकर बाहर आई। सॉन्ग वॉनरो का सूट उसे थोड़ा टाइट था। उसने झुंझलाकर गर्दन हिलाई। सॉन्ग वॉनरो से बोली, मेरे साथ ऑफिस चलो, कहकर लंबे कदमों से बाहर चल दी। सॉन्ग वॉनरो बिना कुछ कहे पीछे चल दी। लिफ्ट में आकर आखिर बोल ही पड़ी, रुयान दीदी, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। तुम और लिन फिंग की सगाई होने वाली थी, फिर फांग युआन के साथ फिर से उलझना कैसे ठीक है? मुझे बुरा लगता है ये देखकर। फांग युआन के मुकाबले सॉन्ग वॉनरो को मुझे ज़्यादा टाइम से और ज़्यादा करीब से जानती थी। हर तरीके से वो मेरे साथ ही खड़ी थी। लियो रियान ने ठंडी नज़र से उसे देखा। तुम क्यों उल्टा सीधा सोच रही हो? मैं और फांग युआन ने कुछ भी नहीं किया। सॉन्ग वॉनरो को यकीन नहीं हुआ, सीरियस होकर बोली, रुयान दीदी, मैं बच्ची तो नहीं हूँ। एक छत के नीचे दो लोग, और तुम उसके घर बाथरोब पहने नहाकर बाहर आई, कैसे कुछ नहीं हुआ हो सकता? लियो रुयान ने गहरी सांस ली, हाथ उठाकर उसके माथे पर एक हल्की चपत लगाई। तुमने उसके माथे की चोट नहीं देखी? सॉन्ग वानरू चौंक गई। अचानक याद आया कि अभी जब दरवाजा खुला था, फांग युआन के माथे पर सच में बैंडेज लगी थी। तब वो फांग युआन को देखकर इतनी हैरान हो गई थी कि ये बात ध्यान ही नहीं दी। तो तुम कपड़े बदलने इसलिए आई थी क्योंकि मैंने कल रात उसे घर छोड़ा था, अंधेरा बहुत था, गिरकर उसका सिर फट गया। मैं उसे हॉस्पिटल ले गई, अभी ही लौटी हूँ। उसके घर नहीं, क्योंकि कपड़ों पर खून लग गया था। लियो रियान को क्लीन रहने की आदत थी, खून वाले कपड़े वो कभी नहीं पहनती। सॉन्ग वानरो को कपड़े देने के लिए लियो घर वालों को न बुलाकर, सिर्फ इसलिए बेकार की मुसीबत और गलत फहमी से बचने के लिए। सॉन्ग वानरो का दिल थोड़ा हल्का हुआ। लिफ्ट का दरवाजा सही टाइम पर खुला, दोनों बाहर आईं तो सॉन्ग वानरो ने आगे कहा, रियान दीदी, मुझे पता है तुम और फांग युआन में कुछ नहीं है, पर लिन फेंग को शायद ये नहीं पता। कल तुमने फांग युआन का बर्थडे इतने बड़े लेवल पर मनाया, रात को घर भी नहीं लौटी। लिन फेंग जरूर ज्यादा सोचेगा। तुमने लिन फेंग को सही बात बताई क्या? लियो रियान के कदम तेज से रुक गए। कल रात मुझसे झगड़े के बाद से लियो रियान खुद ही बचती फिर रही थी। उसे लियो घर लौटने की भी हिम्मत नहीं थी। अब तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि मेरे मुंह से वो सुनेगी जो वो सुनना नहीं चाहती, जैसे सगाई कैंसिल। पहले ऑफिस जाते हैं, शाम को घर जाकर समझा दूंगी। कल सगाई होनी है, हालांकि ये बाबा ने खुद तय किया है। वो जबान से कहता है कि सगाई का इरादा ही, पर दिल से असल में इसके खिलाफ नहीं है। फिर भी किसी अनजान आदमी से शादी करने से तो ये बेहतर है। लियो रियान खुद को मना रही थी। सॉन्ग वानरो से बोली, हाँ, बाद में बाबा का बुक किया हुआ सगाई वाला सूट भी ले आना। कल वो ट्राई नहीं करने गए। मुझे लगा शायद नाराज़ है, पर असल में फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा ने हमारी साइज़ के हिसाब से ही बुक किया है, ज़रूर कोई दिक्कत नहीं होगी। लियो रियान ने मेरी कल वाली बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा ये सिर्फ मेरा गुस्सा है। मैं तो पहले से ही 8 साल से उसके पास हूँ, उसे छोड़कर मैं और कहाँ जाऊँगा। गाड़ी में बैठने से पहले वो अचानक मुड़ी। सॉन्ग वानरो की तरफ देखकर बोली, तुम्हें भी पता था मैंने कल फांग युआन का बर्थडे मनाया? सॉन्ग वानरो ने उसकी ये देर से समझने वाली बात पर बेजार होकर कहा, रुयान दीदी, इसमें ना पता होने वाली क्या बात है? हमारे सर्कल में तो पहले ही सब फैल गया था। कई लोग कह रहे थे तुम और फांग युआन का पुराना अफेयर फिर शुरू हो गया है, यहाँ तक कि शर्त भी लगा रहे थे कि कल सगाई कैंसिल हो जाएगी।
और इस बात की पुष्टि लियू टियान ने भी की है। लगभग सब लोग ये मान भी चुके हैं। लियू रियान की आंखें फौरन ठंडी हो गईं। उन्हें बता दो, सगाई कैंसिल बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। लियू घर पर मैं रात भर सोया नहीं था, पर चेहरे पर थकान बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एनर्जी से भरा था। मैंने फ्रेश होकर खुद को सिंपल और साफ सुथरा बनाया। जाना ही है तो इज्जत से जाना चाहिए, किसी मारे हुए कुत्ते की तरह ही। तैयार होते ही झो ये का फोन आया। शाओ फेंग, मैं लियो घर के गेट पर खड़ा हूँ, जल्द बाहर आओ। मैं फौरन बैग उठाकर बाहर निकला। दरवाजे पर लियो माँ से सामना हुआ। मैंने बस एक नज़र देखी, हाय भी करना जरूरी नहीं समझा। अब जब लियो रुयान से अलग होने का फैसला कर लिया था, तो लियो माँ का वो दिखावटी चेहरा देखना भी अच्छा नहीं लग रहा था। लियो माँ को इग्नोर किया गया तो वो सन्न हो गई। जब तक मैं नज़रों से ओझल हुआ, तब तक होश में आकर गुस्से से चिल्लाई, आसमान सिर पर उठा रखा है, अभी सगाई भी नहीं हुई और मुझ बड़े को भी इग्नोर कर दिया। सगाई हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। मैं दूर से उसकी गाली सुनकर भी ठंडी नज़र से एक एक कदम गेट की तरफ बढ़ता रहा, पीछे नहीं मुड़ा। झोये की गाड़ी गेट पर ही थी। जैसे ही मैं बैठा, जो ये फौरन आगे आया, मुझे ऊपर नीचे देखकर देर तक संतुष्ट मुस्कान से बोला, देखो, उन उलझनों को छोड़कर मुझे लगता है मैं बहुत हल्का हो गया हूँ। जो ये ने सिगरेट के धुएं के बीच सुंदर चेहरे पर राहत भरी मुस्कान के साथ गाड़ी स्टार्ट कर दी। शाओ फेंग, ठीक से बैठो, मैं तुम्हें लियो दादाजी के पास ले चलता हूँ। गाड़ी तीर की तरह लियो घर से निकल गई। जब मैं नर्सिंग होम पहुंचा, लियो दादाजी नाश्ता करके लॉन में धूप में बैठे थे। कल ही बर्फ गिरी थी, पर मौसम मेहरबान था। आज सुबह की धूप बड़ी गर्म थी। लियो दादाजी आंखें मींचकर कुर्सी पर सिर टेके बैठे थे। कदमों की आवाज सुनकर आंखें खोली। मुझे देखकर उनके सख्त चेहरे पर फौरन मुस्कान फैल गई, आंखें नरम हो गईं। शाओ फेंग, आज कैसे टाइम निकाला? दादाजी तो कल वापस आ रहा है, इतनी ठंड में आ गए। पूरे लियू घर में सिर्फ दादाजी ही था जो दिल से मेरी परवाह करता था। मैं दादा के पास बैठ गया, होठों पर सीधी और समझदार मुस्कान लाकर थोड़ी देर हिचकिचाकर धीरे से बोला, दादाजी, आपको कल वापस आने की जरूरत नहीं है। लियू दादाजी ने हाथ उठाकर मेरे सिर पर थपकी दी। आंखों में ममता थी। बेवकूफ बच्चे, कल तुम और रियान की सगाई है। दादाजी, कुछ भी हो जाए आऊंगा, ऐसे कैसे? अचानक उन्हें कुछ समझ आया, उंगली रुक गई। मैंने धीरे से सिर हिलाया, ऊपर देखकर सीरियसली बोला, दादाजी, मैंने सोच लिया है, सगाई कैंसिल ही कर देते हैं। लियो दादाजी की आंखें चौंक गईं। शाओफिंग, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम तो हमेशा रुयान के साथ रहना चाहते थे ना। सगाई हो जाएगी तो तुम सीना तानकर रुयान के बगल खड़े हो सकोगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। वो फांग युआन अगर रुयान के पीछे लगा रहा तो वही तीसरा पक्ष होगा, कोई उसे इज्जत नहीं देगा। जरूरत नहीं है। मेरी आवाज़ धीमी हो गई। मैंने दादाजी का हाथ पकड़ लिया, नज़र में शांति भरकर। मुझे पता है दादाजी मुझसे प्यार करते हैं, पर ज़बरदस्ती मीठा नहीं बनाया जा सकता। रुयान दीदी मुझे पसंद नहीं करती, वो फांग युआन को पसंद करती है। पहले मुझे लगता था मैं इस बात को छोड़ चुका हूँ, पर सामने बैठे इस ममता भरे बूढ़े को देखकर दिल में थोड़ा दर्द उठ रहा है। दादाजी, वो मुझसे बहुत नफरत करती है। मैं नहीं चाहता वो मुझसे और ज़्यादा नफरत करे, और मैं ही चाहता हूँ कि किसी सगाई की वजह से वो आपसे नाराज़ हो। लियो दादाजी ने सामने बैठे लड़के को देखकर एक आ भरी। रुयान और उसके पापा का रिश्ता बहुत गहरा था, इसलिए वो कुछ बातों पर ज़्यादा अड़ जाती है। टाइम के साथ वो ज़रूर समझ जाएगी। दादाजी, 5 साल हो गए। मैंने उनकी बात काट दी। 5 साल बहुत लंबा वक्त है, पर मैं अब भी उसे यकीन नहीं दिला पाया। आपने सुना है ना, शक एक बार पैदा हो जाए तो दोष पुख्ता हो जाता है। असल में जिस पल से लियो रियान ने मुझ पर शक किया, मुझे उससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि वो मेरी बात मानेगी। मैं ही जिद्दी था, 3 साल के रिश्ते को दांव पर लगाया और हार गया पूरी तरह से। देखते हुए लियो दादाजी को समझ आ गया कि अब कुछ बदलने वाला नहीं। उन्होंने एक आ भरी, अगर तुमने ये फैसला कर लिया है तो दादाजी, अभी मैसेज भेजकर रुयान को बता देता हूँ। उनकी हाँ सुनकर मेरी आंखें मुस्कान से मुड़ गईं। आखिर मुस्कान आ गई। थैंक यू दादाजी। दादाजी ने मेरे सिर पर थपकी दी। ये लड़का तो मेरे सामने बड़ा हुआ है, आदतें अच्छी, संस्कारी और दिल का भी बहुत साफ है। दादाजी की नज़र में मैं अपने पोते लियू टियन से भी ज़्यादा अहमियत रखता था। उन्हें लगा था कि मैं उनका दामाद बनूंगा, पर बात बिगड़ गई। शाओ फिंग, दादाजी बूढ़ा हो गया, अब रियान पर जोर नहीं चल पाता। मैंने सोचा था कंपनी के शेयर का दबाव डालकर उसे तुम्हारी शादी पर मजबूर कर पाऊंगा, ताकि तुम्हें अच्छे से रख सके। दादाजी की आवाज़ में थकान और अफसोस था। मैंने फौरन कहा, दादाजी की कोई गलती नहीं, हमारी किस्मत में साथ होना नहीं लिखा था। पर दादाजी का चेहरा अभी भी ढीला नहीं हुआ। अगर 5 साल पहले वो वाली बात नहीं होती तो रियान और मेरे बीच ये हालात कभी नहीं बनते। मैं जब पहली बार लियो घर आया, वो शुरू के 3 साल लियो रियान के सबसे ज्यादा मुस्कान वाले 3 साल थे। जो लड़की हर वक्त सर्द ठंडी बेहद ठंडी रहती थी, वो मेरे लिए इतनी मेहरबान थी। दादाजी को लगता था वो मुझसे प्यार करती थी। शाओ फेंग, 5 साल पहले वाली बात की दादाजी जांच करवाएंगे, जरूर तुम्हें बेकसूर साबित करेंगे। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। थैंक यू दादाजी। मैंने कहते हुए थोड़ा रुककर धीरे से कहा, दादाजी, मुझे आपसे एक और बात कंफर्म करनी है। क्या बात है? दादाजी ने उलझन से मुझे देखा। मैंने गहरी सांस लेकर डरते डरते पूछा, उस साल आप ही ने लियो रुयान को भेजा था लिन घर मुझे लेने के लिए। आप मेरी नानी को जानते थे? लियो दादाजी सन्न रह गए। देर तक चेहरे पर गंभीरता आई, फिर सिर हिलाया। हाँ। मेरा दिल अचानक खाली हो गया। असल में जब फांग युआन ने यह बात उठाई थी, मुझे आधा यकीन था। फांग युआन को लियो रियान के साथ रहना था,
और मुझसे उसका हित का टकराव था, इसलिए उसकी बात में लड़ाई कराने की चाल हो सकती थी। मैं फिर भी थोड़ी उम्मीद रखता था, सोचा भी नहीं था ये सच हो जाएगी। दादाजी ने आसमान की तरफ देखा, नजर में याद भरी थी। मैं और तुम्हारी नानी जब पढ़ाई के दौरान मिले, एक दूसरे का पहला प्यार थे। कुछ बातों के कारण अलग हो गए। बाद में पता चला उसने शादी कर ली थी। मैंने भी घर वालों के कहने पर किसी और से शादी कर ली। ऐसे ही बरसों बीत गए, फिर कभी नहीं मिले। एक मौके पर मुझे तुम्हारे होने का पता चला। ये भी पता चला कि लिन झेन तुम्हें टॉर्चर करता है। मेरा और तुम्हारी नानी का रिश्ता खुलकर बता नहीं सकता, इसलिए रियान को भेजकर तुम्हें ले आया। बाद में उसे लगा कि लियो रियान को मैं पसंद करता हूँ। लिन तांग की बात जानकर उसने सख्ती से हमारी सगाई तय कर दी। वो और तुम्हारी नानी मिल नहीं पाए। उम्र भर का अफसोस रहा। बस यही चाहता था कि उसकी ग्रैंड डॉटर मेरे साथ अच्छे से रहे, पर अफसोस आखिर हम यहाँ तक पहुँच गए। मेरी पलकें कांपी। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या आपने उसे बताया था कि मुझे लेकर आने पर उसे कंपनी के कोर बिजनेस में हाथ डालने को मिलेगा? उसने ये भी बता दिया तुम्हें? लियो दाजी की आवाज़ में थकान थी। मैं चुपचाप मुस्कुराया। आंसू भी मुस्कान के साथ निकल गए। अब तो मेरे पास आखिरी उम्मीद भी नहीं बची। लियो दादाजी मुझे ऐसा देखकर फौरन समझाने लगे, रियान वो लड़की स्वभाव से ठंडी है, तब उम्र भी छोटी थी, सन की उम्र थी। तुम्हें वापस लाना मेरी जबरदस्ती थी, पर उन 3 सालों में जो उसकी अच्छाई थी वो सच्ची थी, मुझे पता है। मैंने चेहरे के आंसू पोंछे, उठकर लियो दादाजी की तरफ देखा। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे लिन झेन से बचाया। 5 साल का वक्त लगाकर मैंने वो चुका भी दिया। तो दादाजी, अब मुझे लियो रियान का कोई कर्ज नहीं रहता ना? सही कहा? लियो दादाजी ने मुंह खोला। आवाज रुंधी हुई, शाओ फेंग, तुम कभी किसी का कर्जदार नहीं रहे, बल्कि हम तुम्हारे कर्जदार हैं। मैंने सिर हिलाया। लियो, घर में इन सालों में मुझे पेट भर खाना मिला, मार नहीं खाई, पेंटिंग सीखने को मिली। मैं बहुत खुश रहा। लियो दादाजी सुनकर आंखों में नमी आ गई। पहले मैं कितनी मुश्किलों से गुजरा था कि पेट भरना और ना मारा जाए ही इतनी खुशी की बात लगती थी। बात पूरी करके मैं झो ये को दूर खड़े हाथ हिलाते देखा। झुककर दादाजी के पैरों पे पड़ी चादर ऊपर की। दादाजी, मुझे जाना होगा, वापस जाकर सामान पैक करूंगा, मैं निकल रहा हूँ। जाने की बात सुनकर दादाजी घबरा गए। कहाँ जाओगे? लिन, घर तो वापस नहीं जा सकते। मत जाना वहां, लिन झेन कोई अच्छा इंसान नहीं है, वापस गए तो फिर से मारेंगे। उन्होंने तेजी से अपने केयर टेकर लियो अंकल को बुलाया। शाओ फेंग, मैंने पहले कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर रखी थी, अगर लियो घर में नहीं रहना चाहते तो वहां शिफ्ट हो जाओ, पर लिन घर मत जाना। उन्होंने लियो अंकल से चाबी लाने को कहा। मैंने फौरन रोका। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। दादाजी सच में मुझे अपने पुत्र की तरह मानते थे। मेरा ठंडा पड़ चुका दिल भी गर्म हो गया। दादाजी, इतनी तकलीफ की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बताया नहीं था, मुझे फ्लोरेंस आर्ट अकादमी का एडमिशन मिल गया है, कुछ दिनों में रिपोर्टिंग है, शायद कई साल बाद ही लौट पाऊंगा। लियो दादाजी की आंखों में गर्व और थोड़ी उदासी थी। वो तो दुनिया की टॉप 3 आर्ट अकादमी में आती है। इस बच्चे में पेंटिंग का असली टैलेंट है। उस साल टॉप मार्क्स से नंबर 1 अकादमी में चुना गया था। फीस फुल वेवर, और देश के नेशनल ट्रेजर मशहूर पेंटर झेंग युनशिन का खास शिष्य भी है। अगर लिन घर में इतने साल बर्बाद न होते तो और ऊंचा पहुंच गया होता। शाबाश, सही में शाओ फेंग है, दादाजी को तुम पर गर्व है। लियो दादाजी ने तारीफ से भरकर कहा। आप मन लगाकर पढ़ाई करना, दादाजी अच्छे से जिंदा रहकर तुम्हारे लौटने का इंतजार करेगा। मेरी नज़र नरम हुई। मेरे न रहने पर आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवाते रहना, शराब नहीं पीना। मैं लियो अंकल को कहूँगा आप पर नज़र रखें, बेकार में गुस्सा मत करना। मैंने बहुत सारी बातें कहीं। दादाजी मुस्कुराकर सुनते रहे। उम्र हो गई थी, छोटे की परवाह से उनको खुशी मिल रही थी। लियो रियान भले उनकी इज्जत करती थी, पर सख्त मिजाज की वजह से मीठी बात नहीं करती थी। बाकी सबकी तो बात ही छोड़ो, सब दिखावटी थे। सिर्फ मैं ही दिल से उनका ख्याल रखता था, इसलिए दादाजी मुझसे थोड़ा ज़्यादा प्यार करते थे। दादाजी, मेरे लौटने तक शायद मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे पसंद करे, मैं भी उसे पसंद करूं, तब उसे आपसे मिलाने लाऊंगा। मेरे जाने के बाद लियो दादाजी की नज़र ठंडी हो गई। लियो अंकल से बोले, लियो, तुम शाओ फेंग के साथ जाओ, ध्यान रखना, वो जो भी ले जाना चाहे ले जाने दो, इस लड़के को कोई परेशान न करे। लियो अंकल ने हाँ कहकर दरवाजे की तरफ चल दिया। दादाजी ने आसमान देखा। इस बार धूप गायब हो गई थी, बादल छा गए थे। उन्होंने लंबी सांस ली। शाओ फेंग को इस बार सच में बहुत चोट लगी है। वो सच में अब रुयान को नहीं चाहता। बस यही उम्मीद है उस लड़की को बाद में पछतावा न हो। मैं जब फिर से लियो घर लौटा, गेट पर मजदूर खड़े थे और एक चमकता हुआ खुदाई वाला ट्रक भी। झो ये ने भौं उठाई। पहुंच गया तो उनसे काम शुरू करने को कह सकते हैं। मैंने सिर हिलाया। मजदूरों को साथ लेकर अंदर गया। लियो टियान शोर सुनकर बाहर भागा आया। खुदाई वाली मशीन देखकर उसका चेहरा हरा हो गया। गुस्से से चीखा, लिन फेंग, तुम क्या कर रहे हो? कोई भी आदमी ले आते हो लियो घर में? सच में सोचते हो मेरी बहन से सगाई हो जाएगी? मैं तुम्हें बताता हूँ। उसकी बात पूरी नहीं हुई कि उसकी नज़र मेरे पीछे खड़े लियो अंकल पर पड़ी। अचानक जैसे किसी ने गला दबा दिया हो, आवाज़ ही गुम हो गई। लियो टियान चाहे जो भी हो, लियो अंकल से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। इतने साल दादाजी के साथ रहे लियो अंकल का लियो घर में दब्बा था। उसने हल्की हंसी हंसकर कहा, लियो अंकल, आप यहाँ कैसे? नर्सिंग होम में दादाजी के साथ क्यों नहीं है? लियो अंकल ने पलकें उठाकर ठंडी नजर से कहा, दादाजी का हुक्म है, शाओ फेंग जो भी करना चाहे, लियो घर का कोई भी इंसान बीच में नहीं आएगा। आपको कोई काम नहीं है तो वापस जाकर आराम करो, शाओ फेंग का काम बीच में मत डिस्टर्ब करो। लियो टियान की आंखें फटी रह गईं, मेरी तरफ खड़ी खुदाई मशीन की तरफ इशारा करते हुए। वो लियो घर तोड़ने लगे तो भी रोकना नहीं?
लियो अंकल का एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदला, बस दोहराया, जो भी करें रोकना नहीं है। लियो टियान सच में सन्न रह गया, मन में और जलन भर गई। आखिर वो दादाजी का पोता है या मैं हूँ? दादाजी इतना तरफदारी क्यों करते हैं? मैंने लियो टियान की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा, मजदूरों को सीधा अपनी खिड़की के नीचे ले गया। वहां गुलाब के पेड़ों का एक झुरमुट था जो मैंने लियो घर आने के दूसरे साल लगाया था। सालों तक मन से पाला था। हर बार फूल खिलते वक्त पूरा पेड़ फूलों से भरकर तेज खुशबू देता था। दुनिया गुलाब को सस्ता समझती है, पर मुझे लगता है किसी भी फूल का खिलना गुलाब से ज्यादा गहरा नहीं होता। लिन घर में बिताए उन सालों की रंगहीन जिंदगी में मैंने कभी इतना गहरा रंग नहीं देखा था। हाँ, मुझे हल्के फीके रंग कभी पसंद नहीं रहे। मुझे हमेशा गहरे तेज चमकीले रंग पसंद रहे, जैसे गुलाब, जैसे ऑयल पेंटिंग। मैं वो सारे कपड़े फांग युआन को वापस दे सकता हूँ, ये रुयान भी उसे लौटा सकता हूँ, पर ये गुलाब के पेड़ नहीं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो दोनों मेरे पुराने कमरे सोएं, खिड़की के पास एक दूसरे से लिपटकर मेरे लगाए गुलाब देखें। ये सोचकर मैंने ठंडी नज़र से उन सूखे गुलाब के पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए मजदूरों को कहा, इन सबको खोद कर ले चलो। फांग युआन की चीजें वापस दे रहा हूं, पर अपनी चीजें एक भी नहीं छोड़ूंगा। झू ये ने मजदूरों के काम शुरू करने से पहले याद दिलाया, ध्यान रखना जड़ें खराब ना हो। ये फूल मुझे पाला हुआ है, उसने सोचा था इन्हें झू घर के बाग में ट्रांसप्लांट करवाएगा। जब मैं देश लौटूंगा तो फिर से इन गहरे और सुंदर गुलाबों को देख सकूं। लियू टियान ये देखकर पहले डरा, फिर खुशी रोक नहीं पाया। लिन फेंग अपना सबसे प्यारा गुलाब का पेड़ खोद कर ले जा रहा है। क्या वो सच में लियू घर से निकलने वाला है? उसने फौरन ये सीन फोटो खींचकर फांग युआन को भेज दिया। टाइप करते समय हाथ उत्साह से कांप रहे थे। फांग युआन भाई, लिन फेंग निकलने वाला है, मजा देख। फांग युआन को ये मैसेज मिलते ही उस सीधे सच्चे चेहरे पर एक टेढ़ी सी खुश हुई हंसी फैल गई। लिन फेंग चला गया तो रुयान के पास वाली जगह खाली हो जाएगी। मैं उस जगह को ले सकता हूँ। वो फौरन उठकर बाहर निकलने लगा। सोफे पे रखे कपड़े देखकर एक पल रुका। वो आज सुबह लियू रुयान के बदले हुए कपड़े थे। फांग युआन की आंखों में चमक आई। कोट और पैंट उठाकर होंठ टेढ़े कर मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ चल दिया। लियू घर के बगीचे में शोर बहुत था। लियो अंकल लोगों के साथ बगल में खड़े थे। खुदाई मशीन की गड़गड़ाहट चल रही थी, बहुत तेज। कुछ गुलाब के पेड़ जड़ों से उखड़ चुके थे, बस गहरे गहरे गड्ढे ही बचे थे। मिट्टी बाहर बिखरी पड़ी थी। साफ सुथरा बगीचा बेतरतीब हो गया था। मैं और जो ये ने कल रात पैक किया सामान बाहर निकाल लिया था। लियो अंकल, मैं जा रहा हूँ, आगे दादाजी का ख्याल रखना, आपके भरोसे ही हैं। मैंने एक नज़र लियो अंकल को देखकर अपनी जेब से पहले से तैयार की हुई बैंक कार्ड निकाली और उन्हें दी। ये कुछ साल में मैंने जो पैसे जोड़े, ये लियो रियान को दे दीजिए, कहना मैं उसका कुछ कर्जदार नहीं रहा। लियो टियान गेट पर बार बार झांक रहा था। ये बात सुनकर फौरन भागकर आया, हाथ बढ़ाकर बैंक कार्ड छीनने लगा। मैंने आहट से बच निकलते हुए ठंडी नज़र से कहा, लियो टियान, तुम छीनना भी सीख गए? थोड़ी शर्म रखो। लियो टियान ने ठंडी हंसी हंसकर मेरे हाथ में रखी बैंक कार्ड को देखते हुए कहा, यह पैसा लियो घर का ही है ना? सोचा था नहीं मुझे पता। दादाजी ने इन सालों में तुम्हें जरूर बहुत पैसे दिए होंगे, और मेरी बहन ने भी जरूर तुम्हें पैसे दिए होंगे। तुम कैसे साबित करोगे इस कार्ड का पैसा तुम्हारा खुद का है? हमारे लिए घर का पैसा लेकर उसी को कर्ज बता रहे हो लिनफिंग? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे एक साथ गुस्सा और हंसी आई। मैं अभी जवाब देने जा रहा था कि लियो अंकल ने कुछ बैंक कार्ड निकाली। दादाजी और मिसके दिए कार्ड सभी यहाँ हैं। शाओ फिंग ने ये अपने खुद के पैसे बनाई। यकीन ना हो तो खुद चेक कर लीजिए। लियो टियान सन्न रह गया। मैं हल्के से मुस्कुराया, कुछ बोलने को नहीं बचा ना? लियो टियान, मैं वही पुरानी बात फिर कहूंगा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम बस फालतू खा पी कर बैठे रहने वाले हो। लियो टियान गुस्से से फिर पहले जैसे गाली देने लगा था। मेरी नज़र ठंडी पड़ गई। उसके बोलने से पहले ही बात काट दी। पहले मैं लियू घर का कर्जदार था, तुम्हारी गाली बर्दाश्त करता था। अब लियू घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। अब तुमने मुंह फिर खोला तो सीधा थप्पड़ लगाऊंगा। यकीन ना हो तो टेस्ट करके देख लो। मेरी आंखों की ठंडक झूठी नहीं थी। लियू टियान देखकर अनजाने में डर गया। उसे लगा मेरी और रियान की जैसी आभा इतनी छोटी कैसे है। हिम्मत नहीं कर पाया आगे आने की। लियू माँ भी घर में नहीं थी। बाकी मजदूर भी लियू अंकल को मेरे साथ देखकर उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लियू टियान को अचानक एहसास हुआ कि वो अकेला रह गया है। इसी वक्त लियो घर के गेट पर एक शक्ल दिखी। लियो टियान की आंखें फौरन चमक उठीं। फंग युआन भाई, तुम आ गए। मेरा चेहरा सख्त हो गया। मुड़कर गेट की तरफ देखा। झो ये ने भी भौं सिकोड़ी ठंडी आवाज में बोला, ये क्यों आया और क्या काम है? मेरा मजाक उड़ाने आया है? मैंने ठंडी हंसी हंसी नजर फांग युआन के हाथ में पकड़े कपड़े पर गई। वो सूट मैं अच्छे से जानता था, ये लियो रुयान ने कल पहना था। मैं नजर फेर कर झो ये से बोला, चलो। फांग युआन की ये दिखाने वाली नौटंकी मैं देखना भी नहीं चाहता था। हम जब गेट की तरफ चले तो जैसा था वैसा ही हुआ। फांग युआन ने जानबूझकर लियो रुयान का कोट हिलाते हुए लियो टियान से कहा, लिन फेंग, तुम्हारी बहन का कपड़ा कल रात मेरे यहाँ छूट गया था। लियो टियान भी उसी जैसी बेहूदगी का बंदा था, फौरन समझ गया उसका मतलब। आवाज ऊंची करके बोला, इसलिए तो मेरी बहन रात को नहीं लौटी? तो फांग युआन के पास रुकी थी। तुम 5 साल गायब रहे, मेरी बहन कितनी डर गई थी। अब वो एक पल भी तुम्हारे पास से दूर नहीं रहना चाहती, हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती है। फांग युआन ने भी शर्माने का दिखावा किया। लियो टियान, ऐसा मत कहो, शाओ फेंग अभी यहाँ है।
वो तो तुम्हारी बहन का मंगेतर है। वो कैसा मंगेतर? अभी तो घर से बाहर फेंका जा रहा है। फांग युआन भाई ही असली दिल का दामाद है। दोनों एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे थे। फांग युआन और भी ज्यादा घिनौना लग रहा था। एक तरफ मुंह से लियू टियान को रोक रहा था कि बेकार बात मत बोलो, पर एक्सप्रेशन और बात ऐसी थी जैसे दिल से मान रहा हो। जो ये आखिर बर्दाश्त नहीं कर पाया, रुककर दोनों की तरफ देखकर बोला, शाओ फेंग, कुछ लोग दूसरों की छोड़ी हुई चीजें उठाना क्यों पसंद करते हैं? मैंने होंठ टेढ़े किए। मुझे नहीं पता, शायद उनका खास शौक हो। फांग युआन का दिल धक से रह गया, दांत कस लिए, आंखें अचानक लाल हो गईं। लिन फिंग, इतनी बुरी बात कहने की जरूरत नहीं। 5 साल पहले जब मेरे साथ हादसा हुआ था, तब रुयान मेरी गर्लफ्रेंड थी। उसने मुझसे ब्रेकअप की बात कभी नहीं की। ये तुम थे जो बीच में आए। हम पहले से साथ थे। मैंने गहरी सांस ली, नजर ठंडी रही। फांग युआन, अगर तुम सच में इस बात को सुलझाना चाहते हो तो साफ साफ बात कर लेते हैं। उस साल तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तुम मृत घोषित हुए, डेथ सर्टिफिकेट भी बना। कानून में साफ लिखा है, अगर कपल में किसी एक का डेथ सर्टिफिकेट बन जाए तो शादी का रिश्ता खुद ही खत्म हो जाता है। तुम और लियो रियान तो शादीशुदा भी नहीं थे, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। यानी जिस पल तुम्हें मृत घोषित किया, उस पल तुम्हारा और रियान का रिश्ता खत्म हो गया था। और मेरा और उसका रिश्ता घर के बड़ों ने तय किया है, सही और कानूनी रूप से। तुम्हें पता था कल मेरी और लियो रियान की सगाई होने वाली है, फिर भी उसके साथ दोस्ती से आगे की हरकत की। तीसरा पक्ष कौन है, यह बताओ। मेरी इस लंबी बात ने फांग युआन को सन्न कर दिया। मुंह खुलता बंद होता रहा और एक भी शब्द नहीं निकला। फांग युआन का चेहरा सख्त हो गया। ये मैं पहले जैसा नहीं रहा। वो डरा सहमा कमजोर लड़का अब चतुर जबान चला रहा था, इतना आसान भी नहीं रहा। उसे बोलने को कुछ नहीं मिला तो मैं हल्के से हंसा, बात बदलते हुए, वैसे चूंकि तुम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हो तो मैं भी बुरा बनकर तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनूंगा। तुम लियो रियान को पसंद करते हो तो मैं उसे तुम्हें वापस कर रहा हूँ। जो चाहिए वो पा लिया तुमने। अच्छे से रहना, बाहर ज़्यादा उछल कूद नहीं करना। अब हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं। बात पूरी करके मैंने फान युआन के हाथ में पकड़े कपड़े की तरफ देखा। उसने अनजाने में कपड़े और कस लिए। मेरी नज़र में गहरा मतलब था, ये कपड़ा शायद तुम्हारे माथे की चोट से लगे खून का है। लियू रियान को क्लीन रहने की आदत है। ये उतारा हुआ कपड़ा उसके लिए कचरा ही है। फांग साहब बड़ी शान से कचरे का ढेर पकड़कर मेरे सामने दिखावा कर रहे हैं, वाकई बड़ी इज्जत की बात है। एक पल में फांग युआन के गाल जलने जैसे महसूस हुए। लियो अंकल पीछे खड़े सब देख रहे थे। उठाया हुआ पैर वापस खींच लिया। लगता है दादाजी को बताने की जरूरत, मैंने कहकर जो ये के साथ मुड़ने ही जा रहा था कि फांग युआन की नज़र मेरी कलाई पर रखी घड़ी पर पड़ी। आंखें चमकी, फौरन हाथ बढ़ाकर मुझे रोक लिया। मैंने थोड़ी झुंझलाहट से कहा, फांग साहब, और कोई सलाह? फांग युआन का चेहरा सामान्य होकर हल्के से मुस्कुराया, अचानक बोला, लिन फेंग, चूंकि तुमने तय कर लिया है जाने का और रुयान से रिश्ता तोड़ने का, तो जो भी रुयान की चीज़ें हैं क्या वो तुम्हें ले जानी नहीं चाहिए? मैंने बहुत सिकोड़ी। मैं सिर्फ अपनी चीज़ें ले जा रहा हूँ, रुयान की कोई चीज़ नहीं ली है, ये तो तय नहीं। फांग युआन की आंखों में अजीब सी चमक आई, मेरी कलाई की तरफ इशारा करते हुए, ये रुयान की है, इसे नहीं ले जा सकते। मैंने फांग युआन के इशारे की दिशा देखी, बदन फौरन सख्त हो गया। मैं तो इस चीज़ को भूल ही गया था। मैंने फांग युआन का हाथ झटक दिया, चेहरे पे उलझी हुई भावनाएं। वो एक बेहद कीमती मेंस वॉच थी। मौजूद सबकी नज़र उस घड़ी पर पड़ी ही चमक थी, खासकर लियू अंकल की। ये घड़ी का खास मतलब था। ये लियू रियान को उसके पापा ने 18वें बर्थडे पर एडल्ट गिफ्ट के तौर पर दी थी। बाद में जब मैं लियू घर पहली बार आया, मन उदास था। उस वक्त लियू रियान ने मुझे ये गिफ्ट कर दी थी। ये घड़ी मैंने हमेशा पहनी, बहुत कीमती मानता था। सर्विसिंग के सिवा कभी नहीं उतारी। कल रात सामान साफ करते वक्त पता नहीं क्यों मैंने जानबूझकर ही इसे भूल दिया था। शायद मेरे अंदर अभी भी कहीं थोड़ा सा कुछ बचाने की चाहत थी, पर अफसोस फांग युआन ने इसे पकड़ ही लिया। मैंने घड़ी को देखकर हल्के से ठीक किया। थैंक यू फांग साहब, याद दिलाने के लिए, मैं ये भूल ही गया था। फिर फांग युआन की उम्मीद भरी नज़र के सामने मैंने घड़ी लियो अंकल को सौंप दी। लियो अंकल, ये घड़ी प्लीज़ लियो रियान को दे दीजिएगा। लियो अंकल ने भौहें सिकोड़ी। अगर ये घड़ी भी छोड़ दी तो ये साबित हो जाएगा कि लियो रियान के लिए मेरे मन में अब कोई ममता नहीं बची। फांग युआन और लियो टियान को भी ये बात समझ आई। उनका दिल हल्का हो गया। फिर मुझे परेशान नहीं किया। अब तो वो चाहते थे मैं जल्दी से निकल जाऊं। मैं सूटकेस लेकर लियू घर से निकल गया। गाड़ी में बैठने से पहले मैंने आखिरी बार अपने 8 साल पुराने घर को देखा। उसके बाद कोई मोह नहीं बचा। जो ये के साथ निकल गया। मेरे जाने के बाद फांग युआन और लियू टियान दोनों लियू अंकल के हाथ में रखी घड़ी पर नजर गड़ाए थे। ये घड़ी लियू रियान के लिए खास मतलब रखती थी। जब वो मुझे ये घड़ी दे दी थी, लियू टियान और फांग युआन दिल से जलते थे। तब लियू घर आने से पहले लियू रियान की कोई भी चीज़ को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। बगीचे में सन्नाटा था। अचानक लियू टियान ने हाथ बढ़ाकर तेजी से लियू अंकल के हाथ से घड़ी छीन ली। लियू अंकल का चेहरा सख्त हुआ।
लियू टियान अब बेअदब हो गया था। उसकी मेहरबान माँ ने जो छोटी बात के लिए पाला, अकड़ और इरिटेटिंग। जरूर दादाजी के सामने इसका जिक्र करना होगा। लियू टियान को लियो अंकल का एक्सप्रेशन नजर नहीं आया। उसने घड़ी फांग युआन को दे दी। फांग भाई तुम पहनो, आगे तुम ही मेरे जीजा होगे। मेरी बहन की चीज सिर्फ तुम ही पहनोगे। फांग युआन घड़ी देखकर दिल में उत्साहित हुआ। जबान से मना करता रहा पर लियू टियान को घड़ी पहनाने दिया। लियू अंकल ये देखकर भौं उठाई, रोका नहीं। सच में जैसा मैंने कहा था, ये फांग युआन दूसरों की छोटी चीज उठाने का ही शौकीन है। दोनों खुशी खुशी अंदर कमरे की तरफ चले गए। लियू अंकल ने फोन निकालकर दादाजी को कॉल लगाई। दादाजी ने लियू अंकल का कॉल देखकर पूछा, शाओफेंग चला गया? हाँ, शाओफेंग ने एक बैंक कार्ड छोड़ दी, कहा कि 8 साल लियू घर में रहने के सारे खर्चे के लिए है। ये सुनकर दादाजी ने आ भरी। इस बच्चे को रोयान से कितनी ज्यादा निराशा हुई होगी कि इतनी सफाई से तोड़ दिया। और भी एक बात है, लिन फेंग ने रुयान मिस की घड़ी भी छोड़ दी है। लियू दादाजी का चेहरा थोड़ा उतर गया। देर तक हताश रहे। लियू तुम्हें लगता है इनके बीच की बात में मुझे पहले से दखल नहीं देना चाहिए था? लियू अंकल कुछ नहीं बोला। दादाजी ने फिर एक भारी आ भरी। फिर आवाज ठंडी कर बोले, लियू तुम लोगों से कहो शाओ फेंग का ठिकाना छुपा रखें। वो खुद नहीं चाहता तो रियान को कभी न मिलने दो उसे। लियू रियान सुबह से ऑफिस आने के बाद से बेचैन थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अभी सामने रखी फाइल को घूरते घूरते 10-15 मिनट हो गए थे। ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लियू रियान चिढ़कर पेन मेज पर फेंक दिया। सुंदर चेहरा थकान से भरा था। सॉन्ग वन रो फाइल देने आई। ये देखकर चिंता से बोली, रियान दीदी क्या तुम बहुत ज्यादा थकी हुई हो? थोड़ी देर रेस्ट कर लो। लियो रियान ने भौं मसली। उसके हाथ की फाइल देखकर खड़ी हुई। फाइल मुझे दो। सॉन्ग वनरो ने फौरन दी। लियो रियान फाइल लेकर बगल के रेस्ट रूम चली गई। कुछ मिनट बाद बाहर आई तो चेहरा अब भी ठीक नहीं था। सॉन्ग वनरो उसके चारों तरफ घूमकर तारीफ करने लगी। रियान दीदी तुम इतनी सुंदर लग रही हो। शाओ फेंग देखेगा तो जरूर तुम पर फिदा हो जाएगा। लियो रियान की भौं हिली। हल्की खांसी आई। जानबूझकर आंखों में बेजारी थी, पर अंदाज ऐसा था कि उसकी मस्तमौलापन साफ झलक रही थी। ये नाज नखरे वाला अंदाज देर सबेर नुकसान दिलाएगा। लियो रियान ने मेरे साथ चैट बॉक्स खोला। मैसेज भेजने ही जा रही थी कि देखा सबसे ऊपर कल मेरा भेजा हुआ मैसेज था। मेरी ब्लैक सूट वाली फोटो, हैंडसम और दमदार। उसके कान गर्म हो गए। अनजाने में फोटो सेव कर ली। मेरा पूछना देखा, अच्छा लग रहा हो ना? थोड़ी देर सोचकर 2 शब्द भेजे, ठीक ठाक। मैसेज भेजने के बाद उसका चेहरा हकीकत में आ गया। सॉन्ग वॉनरो उसे और छेड़ने वाली ही थी कि देखा उसका चेहरा अचानक फीका हो गया। फौरन पूछा, क्या हुआ? लियो रियान ने कड़क होकर सिर उठाया। आंखों में एक पल सब जो मुझे जानते थे, सब जानते थे कि मैं लियू रियान को कितना सहन करता था। मैं लियू रियान को कितना ज्यादा प्यार करता था। मैंने लियू रियान को ब्लॉक कर दिया। सॉन्ग वॉनरू को यकीन ही नहीं हुआ। फिर उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि लियू रियान के फोन पर वो नोटिफिकेशन आ गया था। दोनों कुछ देर तक चुप रह गए। सच में ब्लॉक कर दिया था। लियू रियान ने फोन कसकर पकड़ा, चेहरा सख्त करके फौरन मुझे कॉल लगाई। पता चला उधर लाइन ही नहीं लग रही थी। सॉन्ग वॉनरो ने उसका एक्सप्रेशन देखकर समझ लिया फोन भी ब्लॉक कर दिया गया है। लियू रियान ने होंठ कसे, कुछ नहीं कहा, पर इस बात ने सब कुछ साफ कर दिया। उसी वक्त कंपनी के पब्लिक रिलेशंस मैनेजर ने दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहा, मिस लियू, दादाजी ने हमें मैसेज पब्लिश करने का हुक्म दिया है कि आपकी और मिस्टर लिन फेंग की सगाई कैंसिल कर दी गई है। आगे से आप दोनों की कोई शादी या किसी और से कोई वास्ता नहीं होगा। लियू रियान की नज़र तेज हो गई। फिर से बोलो। उसकी आंखें काली हो गई थीं। आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी, जैसे ऑफिस में अचानक ठंडी हवा बह गई हो। पब्लिक रिलेशंस मैनेजर अंदाने में कांप गई। चेहरा रोनी सूरत बनाकर धीरे से बोली, दादाजी का हुक्म हम मानने से इनकार नहीं कर सकते। मैसेज पब्लिश हो चुका है। सॉन्ग वानरो चिंतित होकर पूछ बैठी, वापस लिया जा सकता है क्या? मैनेजर ने सिर हिलाया। पब्लिश हो गया है, अब वापस लेना शायद नामुमकिन है। इस वक्त तक तो पूरे नेटवर्क में फैल भी गया होगा। धम की आवाज के साथ लियो रोयान ने मेज पर रखी फाइलें फेंक दी। कागज पूरे ऑफिस में बिखर गए। पब्लिक रिलेशंस मैनेजर सिर झुकाकर उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। सॉन्ग वानरो उससे करीब थी। फौरन बोली, रोयान दीदी जल्दी दादाजी से बात करो। दादाजी को सगाई कैंसिल करने के लिए मनाने वाला सिर्फ शाओ फेंग ही हो सकता है उन्हें कल रात की बात पर गलत फहमी हुई हो। जल्दी समझा दो। लियो रियान को अचानक मेरी कल कही बात याद आई। मैंने कहा था दादाजी को मनाएगा उससे सगाई कैंसिल करने के लिए, फांग युआन को जगह देने के लिए, उससे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ने की बात कही थी। उसे लगा था मैं सिर्फ गुस्से में बोल रहा हूँ। ये नहीं सोचा था मैं सच में कर दूंगा। लियो रियान के हाथ की पीठ पर जलन सी महसूस हुई। अभी फाइल से कट गया था, दर्द फैल, पर पहले दादाजी का फोन ही आ गया। दादाजी। लियो रियान की आवाज भर्रा गई। आंखों के कोने लाल थे। लियो दादाजी ने हाँ कहकर, रियान इतने सालों से तुम हमेशा मुझसे और शाओ फेंग की सगाई को नापसंद करती थी। अब जैसा तुम चाहती थी हो गया। तुम दोनों की सगाई खत्म हो गई। आगे वो तुम्हारे पीछे कभी नहीं पड़ेगा। खुश हो ना?
लियो रुयान का चेहरा थोड़ा हैरान था। वो मुझसे नफरत करता होगा, अब मुझे पसंद नहीं करता। उसने जितनी भी बुरी बातें मुझे जुबान से कही थी, जितनी भी तकलीफ दी थी, हर मुमकिन तरीके से मुझे दूर करने की कोशिश की थी। अब सगाई कैंसिल हो गई, उसकी मुराद पूरी हो गई, मुझसे छुट्टी मिल गई, पर फिर भी दिल में जरा सी खुशी नहीं थी, बल्कि एक खालीपन और बेचैनी थी। लियो रुयान मेज का सहारा लेकर सीने का दर्द दबाते हुए जबान से अड़ी रही। मैं बहुत खुश हूँ, पर दादाजी, आपने कहा था अगर मैं लिन फेंग से शादी करूंगी तो कंपनी का कंट्रोल मुझे सौंप दिया जाएगा। मैं उससे प्यार नहीं करती, पर शादी तो कर सकती हूँ। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं थी। लियो दादाजी ने लियो रुयान को बचपन से बड़ा होते देखा था, उसके स्वभाव को कैसे न जाने। ये लड़की पहले शाओफिंग तुम्हें पसंद करता था, इसलिए मैंने शेर से दबाव डालकर तुम्हें उससे शादी करने पर मजबूर किया था। पर सच में तुम खुद भी जानती हो, तुम ही वो वारिस हो जिसे मैंने चुना है। ये शेर देर सवेर तुम्हारे हाथ में आने ही थे। लियो दादाजी की आवाज़ बूढ़ी थी। थोड़ा रुककर बोले, आज शाओ फेंग ने मुझे बताया कि वो अब तुम्हें पसंद नहीं करता, आगे सगाई जारी नहीं रखना चाहता। ऐसी हालत में मुझे शेर से तुम दोनों को बांधे रखने की ज़रूरत नहीं रही। रुयान, मैं तुम्हें शेर देकर आज़ाद कर रहा हूँ। आगे से शाओ फेंग का तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसकी शादी, बच्चे, जीना मरना, इन सबसे तुम्हें कोई वास्ता नहीं रहेगा। बात पूरी होते ही लियो रुयान का पूरा बदन अचानक सुन्न हो गया। अंदर के सारे अंग दर्द से भरकर खून रिश्ता महसूस हुआ। इतने सालों में मेरी जिंदगी में सिर्फ वही एक थी, भले मैं उससे कितना भी बुरा करता रहा, पर उसे हमेशा यकीन था मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन मैं सच में उसे छोड़ दूंगा, ये सोचकर कि भविष्य में मैं और वो अनजान लोगों जैसे होंगे, और मैं किसी और औरत को हंसते हंसते गले लगाऊंगा, उसके लिए बच्चे पैदा करूंगा। लियो रुयान का पूरा बदन गुस्से और बेचैनी से भर गया। उसने गहरी सांस ली, चेहरा बेहद बिगड़ा हुआ था। दादाजी, सगाई की खबर आपने खुद तय की, सगाई कैंसिल करना भी आपने खुद तय किया। क्या आपने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा भी? लियो दादाजी रुके, देर बाद बोले, इस बात के लिए दादाजी सॉरी कहता है, पर रियान, शाओ फिंग बच्चा बहुत दुखी रहा है। इतने सालों में उसने कुछ नहीं मांगा, उसके दिल और आंखों में बस तुम ही थी। मुझे पता है तुम 5 साल पहले वाली बात पर अब तक अड़ी हुई हो, पर रियान, क्या तुमने कभी सोचा अगर 5 साल पहले शाओ फिंग को किसी ने फंसाया हो, तो इन 5 सालों में तुमने उसे जो दर्द दिया वो तुम सारी जिंदगी चुका नहीं पाओगी। लियो रियान का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। ये कैसे हो सकता है कि किसी ने उसे फंसाया हो? मोटिव हो या सबूत, सब मेरी तरफ इशारा करता था। लियो रियान ने भी कभी शक किया था कि कोई उसे फंसा सकता है। सीसीटीवी चेक किया, तब किचन में सिर्फ वो थी, आर्ट रूम में भी सिर्फ वो गई थी, उसके सिवा और कौन हो सकता है? लियो दादाजी ने उसकी जिद देखकर सिर हिलाया। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, अपना ख्याल रखो, कहकर फोन काट दिया। रुयान दीदी, ठीक हो ना? सॉन्ग वानरो की आवाज़ कान में आई। लियो रियान का ध्यान वापस आया। तुम्हारी, ये तो सॉन्ग वानरो ने नरमी से कहा था। लियो रियान की गहरी आंखें अभी खून से भरी हुई थी। पीला चेहरा देखकर लगता था जैसे ठंडक से मरने वाली हो। लियो रियान कुछ बोले बिना सीधी दरवाजे की तरफ चल दी। कदम तेज थे, थोड़े बेतरतीब भी। सॉन्ग वानरो चिंता से उसके पीछे भागी। उस हालत में गाड़ी चलाना मुमकिन नहीं था, इसलिए सॉन्ग वानरो ने ड्राइवर का काम किया। रुयान दीदी, अभी कहाँ चले? लियो घर। वो मुझसे साफ साफ पूछना चाहती थी, मुझे जिद न करने को कहना चाहती थी। अगर मैं सीधा रहूं तो दोनों की सगाई फिर भी रफ्तार में रह सकती है, वो फिर भी मुझसे शादी कर सकती थी। चूंकि पीक टाइम नहीं था, जल्दी ही लियो घर के गेट पे पहुंच गए। गाड़ी पूरी रुकी भी नहीं थी कि लियो रियान दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अंदर घुसते ही उसे माहौल में कुछ अजीब महसूस हुआ। घर के मजदूर उसे देखकर अजीब एक्सप्रेशन के साथ कुछ कहना चाहते थे, फिर रुक गए। फिर उसकी नज़र वहां पड़ी जहां पहले गुलाब के पेड़ लगे थे। जमीन पूरी तरह उखड़ी हुई थी, बस कुछ गहरे गड्ढे बचे थे। लियो रियान का चेहरा फौरन फीका हो गया। यहाँ के गुलाब के पेड़ कहाँ गए? किसने खुदवाया? मैंने कहा था ना, इन पेड़ों का पूरा ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं चाहिए। उसने गुस्से से चीख कर कहा। हालात बहुत खराब था, आंखों में खतरा झलकता दिख रहा था। पास खड़ा मजदूर डर के मारे थर्रा कर बोला, नहीं नहीं, हमने नहीं खुदवाया। शाओ फेंग ने लोगों को बुलाकर खुदवाया। शाओ फेंग? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो इन पेड़ों को सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो कहाँ है? लियो रुयान बोलते बोलते अंदर की तरफ बढ़ने लगी। मजदूर धीरे से बोला, शाओ फेंग साहब सामान लेकर चले गए, 2 घंटे से ज्यादा हो गए। लियो रुयान के कदम अचानक रुक गए। पीछे खड़ी सॉन्ग वानरो भी सन्न रह गई। तुम बेकार की बात कर रहे हो, शाओ फेंग लियो घर कैसे छोड़ सकता है? लियो रुयान कुछ कह ही नहीं पाई कि सॉन्ग वानरो बेहोशी में चिल्ला उठी। मजदूर दोनों की नजरों के दबाव में थोड़ा घबरा कर बोला, शाओ फेंग साहब को मिस्टर झो ले गए सूटकेस के साथ, और साथ में गुलाब के पेड़ भी ले गए। याद आया कि उसे मैंने ब्लॉक कर दिया है। दांत कसकर सॉन्ग वानरो से बोली, तुम अपने फ़ोन से लिन फेंग को कॉल करो। सॉन्ग वानरो ने फौरन मेरा नंबर डायल किया। उधर मेरा फ़ोन दोनों के नज़दीक ही बज उठा। लियो रियान और सॉन्ग वानरो दोनों अनाने में सिर उठाकर आवाज़ की दिशा देखी। पता चला आवाज़ लियो अंकल के पास से आ रही थी। लियो अंकल, आप यहाँ कैसे? लियो अंकल हमेशा दादाजी के पास ही रहते थे, क्या दादाजी भी घर लौट आए? लियो अंकल ने जैसे उसकी सोच समझ ली और समझाते हुए बोले, दादाजी अभी भी नर्सिंग होम में हैं, उन्होंने मुझे भेजा है शाओ फिंग साहब का सामान पैक करने के लिए मदद करने को।
लियो अंकल ने कहकर मेरा छोड़ा हुआ सारा सामान निकाल कर लियो लिनफेंग साहब ने सब छोड़ दिया। लियो रियान ने एक नज़र देखी, सबसे ऊपर उसका ही सेकेंडरी कार्ड था। लियो अंकल ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आगे एक बैंक कार्ड निकाली। मिस, ये कार्ड लिनफेंग साहब के इन सालों के पेंटिंग बेचकर कमाए पैसे हैं। उन्होंने कहा है आपको बता दूं कि ये पैसा इन 8 सालों के लिए घर में रहने के खर्चे के लिए है। आज से उनका और लियो घर का कोई रिश्ता नहीं रहा। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, बदन तना हुआ, इन सारी चीज़ों को घूरती रही। फिर ठंडी हंसी हंसी, कोई रिश्ता नहीं? वो किस हक से कह सकता है कोई रिश्ता नहीं? इन 8 सालों में हमारे बीच जो भी हुआ, क्या एक बैंक कार्ड से सब साफ हो जाएगा? मैंने लाइटर तक छोड़ दिया था, यानी पूरी तरह तय कर लिया था कि वो मुझे ढूंढ ही ना सके। लियो रियान को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का हमेशा नरम और शालीन रहता था अब इतना सख्त हो सकता था। रियान, तुम वापस आ गई। इसी वक्त एक खुशी से भरी आवाज आई। सॉन्ग वांडो ने पलकें उठाकर देखा। सच में फांग युआन का मुस्कुराता चेहरा सामने था। उसने मुंह फेरा, मन में सोचा शाओ फेंग अभी गया अभी नहीं कि ये इतना खुश दिख रहा है। फांग युआन की महत्वाकांक्षा साफ चेहरे पर लिखी थी। अभी ऑफिस टाइम है ना, तुम घर कैसे आ गए? फांग युआन ने जिज्ञासा से पूछा। लियू टियान ने भौं उठाकर अजीब अंदाज में कहा, और क्या होगा? मेरी बहन को पता चलेगा तुम आए हो तो काम में मन ही नहीं लगेगा। लियू रियान का दिल पहले से ही बेचैन था। मेरी फिक्र में उन दोनों से बात करने का मन नहीं था। सीधा सॉन्ग वॉन्ड्रो के साथ निकलने वाली थी कि अनजाने में फांग युआन के हाथ पर पड़ी घड़ी पर नजर गई। वो वही घड़ी थी जो उसने मुझे दी थी। ये घड़ी फांग युआन के हाथ में कैसे? लियो रुयान बड़े कदमों से फांग युआन की तरफ बढ़ी। उसके आसपास हजारों मील की ठंडक थी। फांग युआन उसका सख्त चेहरा पास आते देखकर मुस्कुराता रहा। बोलने ही जा रहा था कि अचानक कलाई में तेज दर्द उठा। वो चीख उठा, दर्द से आंसू तक आ गए। होश आया तो देखा लियो रुयान ने जोर से घड़ी उसके हाथ से खींच ली थी। पट्टी भी टूट गई थी। शाओ फेंग की घड़ी तेरे हाथ में क्यों है? उसकी आवाज भर्रा गई, आंखों के कोने लाल थे, चेहरे पर खतरनाक उदासी थी। फांग युआन को पैरों के नीचे से ठंडक उठती महसूस हुई। पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे, घबरा गया था। इसी वक्त लियो अंकल चुपचाप बोल पड़े। शाओ फेंग साहब जाते वक्त फांग साहब ने उन्हें जबरदस्ती घड़ी उतारने पर मजबूर किया, ले जाने नहीं दिया। शाओ फेंग साहब चाहते थे मैं इसे खुद आपको दे दूं, पर फांग साहब ने सीधा छीन लिया, फांग साहब को दे दी। फांग साहब बहुत खुश हुए, मनाने से इनकार नहीं किया। लियू लियू टियान लियू अंकल को घूर कर गुस्से से बिगड़ा हुआ चेहरा बनाए देखता रहा। अब समझ आया, जब उसने घड़ी छीनी थी तो लियू अंकल ने रोका क्यों नहीं, यहाँ इंतजार में बैठा था। लियू रियान कुछ नहीं बोली, होंठ कसकर फांग युआन और लियू टियान को देखती रही। आंखों की ठंडक देखकर दोनों अनजाने में कांप गए। लियू टियान पहले हिम्मत नहीं रख पाया, चेहरा पीला होकर बोला, बहन ये हमारी गलती नहीं है। लिन फिंग ने खुद कहा था वो सिर्फ अपनी चीजें ले जा रहा है, सिर्फ अपनी चीजें ही ले गया। वो तुमसे रिश्ता तोड़ रहा है। ये घड़ी तुमने उसे दी थी, लिन फेंग की अपनी चीज नहीं है, इसलिए जाहिर है छूट जाएगी। फांग युआन ये सुनकर और घबरा गया। लियू टियान बेवकूफ है क्या? देख नहीं रहा रुयान अभी गुस्से में है, फिर भी आग में घी डाल रहा है। फौरन बोला, रुयान मुझे भी नहीं पता था शाओ फेंग का गुस्सा इतना बड़ा होगा। मैंने तो बस मजाक में कह दिया था। उसने सच में घड़ी उतारी दी। फांग युआन। लियू रुआन ने अचानक एक्सप्रेशन बेकार करके उसकी बात काट दी। नजर में ठंडापन और गुस्सा था। मेरे और शाओ फेंग के बीच की बातों में तुम बीच में बोलने की हिम्मत क्यों करती हो? मुझे तो पता ही नहीं था तुम कब से इतना बोलना सीख गई। इस बात ने फांग युआन को हैरान कर दिया। चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि लियू रुयान सबके सामने उसकी इज्जत हार सकती है। दूसरे लोगों की नज़र खुद पर महसूस होते ही फांग युआन को जैसे कहीं छिपने का मन हो गया। लियू टियान भी ये सुनकर सन्न रह गया। अनजाने में बोलकर उसकी तरफदारी करने लगा, बहन फांग भाई और तुम्हारे रिश्ते को देखकर मुझे उसकी बात में कुछ गलत नहीं लगता। फांग युआन को महसूस हुआ कि लियू टियान कुछ ज्यादा कहने वाला है। फौरन उसे रोकने की कोशिश की। शाओ फेंग, तुम मत कहो, मेरी गलती है, अपनी बहन से मत झगड़ो। पर लियू टियान को पहले से ही लियू रियान का मुझे तरफदारी देना पसंद नहीं था। गुस्सा भड़क उठा, बिना सोचे समझे बोल पड़ा, साफ साफ बात है कि लिन फेंग ने फांग भाई के बाहर रहते वक्त मौका पाकर तुम्हें फंसाया। वो ही तीसरा पक्ष है। हमारे लियू घर में मुफ्त का खाना खाने वाला तो वैसे भी काफी है, ऊपर से बेशर्मी से लियू घर का दामाद बनना चाहता है। उसकी इतनी काबिलियत भी कहाँ? फांग युआन ये सुनकर डर के मारे पीला पड़ गया। अगले ही पल जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। लियू रियान ने लियू टियान के गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया। आवाज अचानक खामोश हो गई। लियू टियान को यकीन ही नहीं हुआ। उसने लियू रियान को घूरते हुए देखा। बायां गाल सुन्न था। आंखों में आंसू भर गए। तुमने मुझे मारा? लियू रियान, तुमने सच में मुझे मारा? तुम मेरी सगी बहन हो, फिर भी उस घटिया इंसान लिन फेंग के लिए मुझे मारा? लियू रियान का चेहरा सख्त, नजर बर्फ जैसी थी। उसे देखते हुए लियू टियान, मैं पूछती हूँ, जब मैं नहीं होती तो तुम ऐसे ही उसके बारे में बात करते हो? बेचारा कमजोर लड़का, बेकार, मुफ्त का खाना खाने वाला। लियू टियान इतनी सहजता से घिनौनी बातें बोल देता था। साफ दिखता था ऐसी बातें वो अक्सर कहता रहता था। लियू टियान को मार पड़ी थी, पहले बहस करने की हिम्मत थी, पर यह सुनकर अंदर ही अंदर डर गया। फांग युआन के पीछे छिप गया। उसकी यह हरकत सीधा लियू रियान की बात की पुष्टि कर रही थी। लियू रियान की काली ठंडी नजर फांग युआन की तरफ गई। तुम हमेशा से ही लियू टियान को इस तरह बहकाती रही हो?
तुमने उसे मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया? फांग युआन का बदन कड़ा हो गया। हिम्मत नहीं हुई उसकी नज़र मिलाने की। उंगलियां कांप रही थीं। डर और शर्मिंदगी दोनों थी। लियू रुयान ठंडी नज़र से उसे देखती रही। जवाब न देखकर खुद ही बोल पड़ी, उस साल मैं और फांग युआन साथ थे। इसकी वजह प्यार और मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक डील थी। पापा के साथ हादसा होने से पहले मैं और फांग युआन पहले ही ब्रेकअप कर चुके थे। ये सुनकर पूरे बगीचे में कई लोगों की सांस अटक गई। सॉन्ग वानरो और लियू अंकल भी सन्न रह गए। ये बात तो वाकई बहुत छुपी हुई थी। शायद इन दोनों के सिवा किसी को पता ही नहीं था। लियू टियान भी सन्न रह गया। फांग युआन को घूर कर देखता रहा। समझ नहीं आ रहा था फांग युआन और बहन के साथ रहते वक्त उन दोनों के बीच कभी कपल जैसा कोई एक्शन क्यों नहीं देखा था। दोनों साथ चलना भी बस एक हद तक सीमित था। हाथ पकड़ना, गले लगना, किस करना, ये सब कभी नहीं देखा। लियू टियान को लगता था बहन का स्वभाव ठंडा है और फांग युआन शर्मीला है। उसने कभी सोचा नहीं था कि असली वजह यह थी। तो लियू टियान, अच्छे से सुनो। लिन फेंग कभी तीसरा पक्ष नहीं रहा और मेरा और फांग युआन का कभी कोई खास रिश्ता नहीं रहा। लियू रियान ने बात पूरी करके अपने हाथ में पकड़ी घड़ी कस ली। ठंडी आवाज में बोली, सॉन्ग वांडो, मेरे साथ चलो झू घर। ये घड़ी सिर्फ लिन फेंग पहनने का हक रखता है, सिर्फ वही। लियो अंकल ने भी लियो रियान को जाते देखकर फौरन लियो घर से जल्दी निकल गए, ये खबर दादाजी को बताने। ये तो आज की बड़ी खबर है। फांग युआन, तुमने मुझे ये सब कभी क्यों नहीं बताया? लियो रियान को अब सच्चाई पता चली। शर्मिंदगी और गुस्से से फांग युआन को कोसते हुए बोला, अगर उसे पहले से पता होता तो वो कभी बहन के सामने ऐसी बेवकूफ़ी की बातें नहीं करता और न ही बेकार में ये थप्पड़ खाता। ये थप्पड़ तो सच में बहुत दर्द दे रहा था। और फांग युआन वहीं ठगा खड़ा था। लियो रुयान की शक्ल दरवाजे पर ओझल होते देखता रहा। दिल बुरी तरह डूब गया। लियो रुयान अब जो घर जाने वाली थी, मुझे वापस लाने वाली थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं जो मुश्किल से लियो घर से चला गया था, उसे वापस नहीं आना चाहिए। अगर मैं वापस नहीं आता तो लियो माँ और लियो टियान के सपोर्ट से वो जरूर लियो घर का दामाद बन सकता है। ये सोचकर फांग युआन की आंखों में एक धुंधलापन सा आया। कानों में लियो टियान की शिकायत भरी आवाज आ रही थी। फांग युआन ने आंखें बंद की, साथ ही उसका पीला चेहरा कमजोर और बेबस सा दिख रहा था। लियो टियान ये देखकर चुप हो गया, बोल नहीं पाया। लियो टियान। फांग युआन की आवाज टूटी हुई थी। आंखें लाल करके उसे देखा। रियान पहले मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं कहती थी। असल में सबसे गहरी भावना भी टाइम के साथ धुल ही जाती है। वो कहकर साफ साफ मुस्कुराया, मैं 5 साल नहीं आया। लिन फेंग ने उसका दिल भी पा लिया, उसका तन भी पा लिया। सब बदल गए। रुयान बदल गई, लिन फेंग भी बदल गया। अब वो 5 साल पहले वाला बेचारा नहीं रहा। वो अब इतना अच्छा और हैंडसम है। हैरानी नहीं कि वो रियान का ध्यान खींच पाया। फांग युआन ने कहकर एक गहरी आ भरी, रियान की बात छोड़ो, क्या वो चूचू भी क्या लिन फेंग से अट्रैक्ट नहीं हुई? उस रात इतनी तरफदारी करती दिख रही थी। लगता है हम दोनों ही हार गए। उसकी हर बात लियो टियान की कमजोर नस पर लगती गई। फौरन उसका सारा गुस्सा भड़क उठा। बहन और क्या हो चूचू, उसकी जिंदगी की दो सबसे खास लड़कियों को लिन फेंग ने ही खींच लिया। फांग युआन ने उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर होंठ टेढ़े किए, धीरे से बोला, तुम्हारी बहन अभी लिन फेंग को लाने गई है। यकीन है ना कि जब वो लौटेगी तो शर्मिंदगी में उसे और ज्यादा प्यार और तरजीह देगी? मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, पर आगे से तुम्हें हमेशा लिन फिंग के साथ एक ही घर में रहना होगा। शायद उसका दबदबा सहना मुश्किल होगा। लियो टियान का जोश बढ़ा, सोचकर कि आगे से लिन फिंग के नीचे रहना होगा। गुस्सा फौरन फट पड़ा। नहीं, लिन फिंग को वापस नहीं आने देना। फांग युआन के दिल में खुशी हुई, मकसद पूरा हो गया था। उसने देखा लियो टियान फोन निकालकर झो ये का नंबर ढूंढकर कॉल लगा दी, भौं उठाकर। उधर देर बाद फोन उठा। झो ये ने जैसे लियो टियान का नंबर सेव नहीं किया था। आवाज में शक था। हेलो? लियू टियान ने अकड़ भरी आवाज में बोला, मैं लियू टियान हूँ। जो ये ने नाम सुनकर नजर सख्त कर ली। मुझे कॉल करके क्या काम है? लिन फिंग तुम्हारे पास है, उससे कहना ये जो तरीका तुमने अपनाया है बहुत कारगर है। मेरी बहन उसे लेने आई है। खबर सुनकर तुम लोग जरूर खुश होंगे। मैं बताता हूँ, लिन फिंग चाहे मेरी बहन के साथ सगाई कर ले, मैं और मेरी माँ कभी उसे नहीं मानेंगे। लियू टियान कहकर बात बदलकर, आवाज में घमंड भरकर, पर अगर हमें उसे मानना है तो आसान है। सिर्फ इतना कि वो हमेशा हमारे सामने झुककर बैठे, मेरी बहन की प्राइवेट लाइफ में कोई दखल ना दे। मेरी बहन और फांग भाई जब साथ हो तब खुद से दूर हट जाए, चुपचाप हमारे लियो घर में रहे। हमारी बात सुने तो हम उसे लियो घर में रहने देंगे। फांग युआन ये पूरा खेल देखकर मैं चुपचाप ताली बजाता रहा। ये तरीका सच में कमाल का था। इस वक्त जो घर में जो ये फोन कसकर पकड़े, गुस्से से चेहरा लाल किए बैठा था। उसी वक्त नौकर ने सूचना दी, साहब लियो मिस गेट पर आई हैं, कहती हैं आपसे और लिन साहब से मिलना चाहती हैं। कह दो हम नहीं हैं, वापस जाएं। जो ये ने लियो टियान की बातें याद करते हुए चिल्लाकर कहा, बड़ी इज्जत दे दी इन्होंने। लियो घर के पास पैसा और पावर है तो क्या हुआ? शाओ फेंग को इंसान ना समझे, वापस जाएं अपना मुंह लेकर। साहब अब देर हो गई है, लियो में अंदर घुस आई हैं। अगले ही पल नौकर तेजी से दौड़ता आया। उसके पीछे दो लोग। वो लियो रियान का सख्त चेहरा और परेशान सॉन्ग वानरो ही थी। जो ये फौरन सावधान होकर लियो रियान को देखकर ठंडी हंसी हंसा, अरे कौन सी हवा बहाकर लियो मिस आ गई?
सच में रेयर गेस्ट हैं आप। शाओफेंग कहाँ है? लियो रियान ने सीधा मुद्दे पर आते हुए ठंडी आवाज में कहा। मुझे नहीं पता, शायद लियो मिस को मना ही कर देता हूँ, जो ये ने सीधा कह दिया। लियो रियान की नज़र बगीचे में लगे जाने पहचाने गुलाब के पेड़ों पर गई। नज़र गहरी हो गई। जो ये ने ये देखकर होंठ टेढ़े कर खुशी से बोला, कैसे लग रहे हैं ये गुलाब के पेड़ हमारे झोऊ घर के नज़ारे में जमे हैं या नहीं? बोलते बोलते उसकी बात में दूसरा मतलब था, गुलाब इतना खूबसूरत है, तुम्हारे लियो घर को उसकी असली कीमत पता ही नहीं चली। जरूर कोई ऐसा होगा जो इसे ज्यादा प्यार करेगा। लियो मिस, क्या मैं सही कह रहा हूँ? लियो रियान ने, लिन फेंग को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। अगर ये कल रात फांग युआन के बर्थडे वाली बात है तो वो समझा सकता है, और मैं बिना एक शब्द कहे ऐसे ही निकल गई, उसे एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। ये उसके लिए अन्याय है। जो ये सुनकर ठंडी हंसी हंसा। अब उससे बात करनी है, पर अफसोस अब बहुत देर हो गई। शाओफिंग चला गया। लियो रियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। कहाँ चला गया? मुझे भी नहीं पता, मैंने उसे अभी एयरपोर्ट छोड़ा है। वो तुमसे बेहद निराश है, बेकरारी से इस दुखी जगह से जहाँ चाहता था। इस वक्त वो फ्लाइट में ही होगा। जो ये ने कहकर भौं उठाकर देखा। मुझे पता नहीं वो कहाँ गया, ये मत कहना। अगर मुझे पता भी हो तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। लियो रियान, तुम मेरे शाओफेंग को पसंद नहीं करती ना? तो जब पसंद नहीं करती, उसका जाना अच्छा ही है ना। तुम बेफिक्र होकर अपने फांग युआन के साथ रह सकती हो, खुलेआम उसे एक पहचान दे सकती हो। कितना अच्छा है, फांग युआन फिर फांग युआन। लियो रियान की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। आवाज़ भर्राई। उसमें दिमागी गुस्सा झलक रहा था। मेरा और फांग युआन का कोई रिश्ता नहीं है। मैं उसे पसंद भी नहीं करती। ये लिन फेंग की गलतफहमी थी। कल रात के पटाखे फांग जिया ने जलाए थे। मैं फांग युआन का बर्थडे इसलिए मना रही थी क्योंकि मैं उसकी एक एहसान चुका रही थी। जो ये थोड़ा हैरान हुआ। लियो रियान को फांग युआन पसंद नहीं, ये सच में नई बात थी। सर्कल में तो दोनों के रिश्ते की बातें खूब फैल चुकी थीं। बेहद रोमांटिक भी कहे थे। उसे लगा था लियू रियान सच में बहुत प्यार करने वाली है। जो ये कुछ कहने ही जा रहा था कि अचानक फोन में वाइब्रेशन आया। उसने मैसेज देखकर नजर ठंडी की। एक्सप्रेशन फौरन सख्त हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम और फांग युआन का क्या रिश्ता है, अभी ये सब बताने से कोई फायदा नहीं। शाओ फेंग चला गया, गया तो गया, अब कुछ भी कहना देर हो गई। लियू मिस, मुझे रेस्ट करना है, कोई काम नहीं है तो प्लीज जाइए। जो ये ने कहकर मुड़कर लोगों को मेहमान को छोड़ने का इशारा किया। सॉन्ग वॉन्डरो ने लियो रियान की बाजू खींचकर धीरे से कहा, चलते हैं। जो ये ने तय कर लिया है वो तुम्हें शाओ फेंग का पता नहीं बताएगा, पर दादाजी को जरूर पता होगा। लियो रियान की आंखें चमक उठी। हाँ, वो खुद हालात संभालने वाले हैं। दादाजी मुझसे इतना प्यार करते हैं, अगर वो जाएगा तो दादाजी से छुपाकर कैसे जा सकता है? लियो रियान ने गहरी सांस ली। बगीचे में लगे गुलाब को देखकर नजर गहरी की। झो ये, अगर तुम शाओ फेंग से कांटेक्ट कर पाओ तो उसे बता देना। हालांकि लियो कंपनी ने सगाई कैंसिल होने की खबर पब्लिश कर दी है, पर अगर वो वापस आ जाता है तो सगाई फिर भी पहले की तरह ही होगी। उसने अब लियो घर के सारे शेयर ले लिए हैं, पूरा कंट्रोल मिल गया है। इसमें मेरा हिस्सा भी है। हमारी पहले के डील के मुताबिक लियो घर के दामाद की कुर्सी सिर्फ मेरे ही लिए है। जो ये ने उसकी पीठ पीछे आंखें घुमाई, कुछ नहीं बोला। लियो घर का दामाद होना भी क्या है, सुनने में भले शानदार लगे, पर अगर मुझे लियो टियान और लियो माँ का सामना करना है तो बेहतर है ये पद ही न लूं। खुद आज़ाद और खुश रहना ज़्यादा अच्छा, बेकार में झुककर परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। लियो रुयान के जाने के बाद जो ये दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ देखकर धीरे से बोला, शाओ फिंग, वो चली गई, बाहर आ जाओ। कुछ सेकंड बाद मैं दूसरी मंजिल से नीचे उतरा। जो ये ने अपना फोन उठाकर दिखाया। ऊपर साफ मेरा भी भेजा मैसेज था, सिर्फ 3 शब्दों का, इसे भेज दो। इसलिए जो ये ने इतनी सहजता से लोगों से लियो रियान को बाहर भेजने को कहा था। शाओ फिंग, अभी लियो रियान ने जो कहा, तुमने सब सुना? मैंने सिर हिलाया, हाँ सुना। उसने कहा वो फांग युआन को पसंद नहीं करती। कल रात पटाखे और बर्थडे वाली बात भी हमारी गलतफहमी थी। अब तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? जो ये थोड़ा बेचैन था। मैंने 8 साल से ज़्यादा लियो रियान को प्यार किया है, अब उसकी ये बात सुनकर शायद दिल बदल जाए। उसे चैन देने के लिए मेरी नज़र बेजार थी, चेहरे पर कोई एहसास नहीं था। वो फांग युआन को पसंद नहीं करती, पर मुझे भी नहीं करती। और जो ये, मैंने सिर उठाकर बहुत समझदारी से कहा, अगर वो मुझे पसंद करने भी लगे तो भी अब हम दोनों के बीच कुछ मुमकिन नहीं। मैंने जब निकलने का फैसला किया था तभी पीछे मुड़ने का सोचा भी नहीं था। मैंने कितनी हिम्मत जुटाई थी लियो रियान से रिश्ता खत्म करने के लिए, उसके सिर्फ एक सफाई पर मैं फौरन पलटकर वापस वही बेवकूफ़ी से लगाव दिखाऊं, ऐसा क्यों होगा? मैं एक इंसान हूँ, कोई पालतू जानवर नहीं। मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मुझे जब चाहे बुलाए, जब चाहे भगाए। नर्सिंग होम जाते रास्ते में सॉन्ग वॉनरो गाड़ी चला रही थी। सावधानी से रियरव्यू मिरर में देखती रही। लियो रियान मैसेज भेज रही थी, लोगों से मेरा ठिकाना ढूंढने को कह रही थी, पर कुछ खास नतीजा नहीं मिल रहा था। लिन फेंग का ठिकाना जैसे जानबूझकर छुपाया गया हो, ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। लियो रियान का पूरा माहौल भारी और ठंडा था, चेहरा सख्त, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, बहुत डरावना लग रहा था। रियान दीदी, क्यों ना आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट कर लो, नर्सिंग होम पहुंचते ही जगा दूंगी। जरूरत नहीं। लियो रियान की आवाज़ भर्रा गई। माथे की कनपटी मसली। फोन एक तरफ फेंक दिया।
देर तक सोचकर बोलना शुरू किया। पहले की सख्त और साफ आवाज़ अब हिचकिचाहट से भरी थी। रुयान दीदी, शाओफिंग सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, ये सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें खुद भी अच्छे से पता है। लियू रुयान चुप रही। ये सच ही था, उसे साफ साफ पता था। मेरा प्यार कभी छुपा नहीं रहा, मैंने तो लगभग पूरा दिल उसके सामने रख दिया था, इसलिए वो बेफिक्र थी। उसे लगता था चाहे वो जो भी करे, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। बस एक पल मुड़ी और मैं हमेशा उसके पीछे खड़ा रहता। पर अब मैं चला गया, बिना कोई निशान छोड़े, बिना अलविदा कहे भी इसी तरह उसकी दुनिया से बाहर निकल गया। क्या ये फांग युआन की वजह से है? पर मैं और फांग युआन में वो बात बिल्कुल नहीं जो वो सोच रही है, रुयान दीदी। सॉन्ग वॉन्ड्रू ने उसकी बात काट दी। धीरे से कहा, मुझे नहीं पता शाओ फेंग ने इतना सख्त फैसला क्यों किया, पर मुझे पता है शाओ फेंग तुमसे इतना प्यार करता है, उसका जाना सिर्फ एक बात की वजह से नहीं हो सकता। निराशा एक पल में नहीं आती, ये सालों की जमा हुई होती है। लियू रियान खामोश हो गई। 5 साल की निराशा, चाहे प्यार कितना भी गहरा हो, धीरे धीरे घिसी जाता है। सॉन्ग वॉन्डरो ने गाड़ी में माहौल भारी होते देखकर खुद ही बात बदली। रुयान दीदी, तुम और फांग युआन की वो डील आखिर क्या थी? इस बात पर सॉन्ग वॉन्डरो सच में बहुत क्यूरियस थी। शुरू में जब लियू रुयान और फांग युआन साथ थे, इस बात ने पूरे सर्कल को चौंका दिया था। जियांगचिंग में कौन नहीं जानता था कि लियू मिस किसी मर्द के नजदीक नहीं जाती। मेरे जैसे साइडकिक का साथ होना ही बहुत हैरानी की बात थी। तब लियू रुयान मुझे आसमान पर बिठाती थी, उसने अपनी जिंदगी का सारा सब्र और नरमी मुझ पर खर्च कर दी थी। सब अनुमान लगाते थे शायद मैं ही वो शख्स होऊंगा जो लियू रियान को झुका सकता है। पर किसी ने सोचा नहीं था कि आखिर में लियू रियान का बॉयफ्रेंड बना फांग युआन। इससे पहले लियू रियान और इस फांग युआन की कोई जान पहचान नहीं थी, बल्कि लियू टियान की फांग युआन से अच्छी दोस्ती थी।